अस्सलाम वालेकुम बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो है किस तरह बता सकते हैं कि इस एटम का मास कितना है। मतलब हम एटम के मास को मालूम करने के लिए हमने एक टर्म जो है एक टर्म निकाली साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इस कंसेप्ट में क्या कहते हैं उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट है और हर एलिमेंट एटम से मिलके बना हुआ है, और जो एटम का मास है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, हर एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है? हर एलिमेंट एटम से मिलके बना हुआ है। अब उस एटम का कोई ना कोई मास भी तो है। ठीक है, अब उस एटम का जो मास है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो उस एटम का मास जो है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, वो एटम का मास जो है एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग मेजर करने पे आए एटम के मास को ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, तो बहुत ही कम वैल्यू बनती है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू बनती है। जैसे 10⁻⁻24, ठीक है, या 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक है, अगर हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में मेजर करने पे आए तो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू हमारे पास आती है, और इन स्मॉल मासेस को मेजर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इम्प्रैक्टिकल है कि हम इसके साथ काम कर सकें। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट का मास फाइंड करना और उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 118 एलिमेंट का मास फाइंड करना और फिर इसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास कोई ना कोई तो ऐसा मेथड होना चाहिए। ठीक है ना, हमने तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उनके पास कोई ना कोई तो ऐसा मेथड हो। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा तरीका हो जिसको वो सोच समझ के क्या कर सके, एटम्स के मासेस को फाइंड कर सके और फिर उसको आसानी से क्या कर सके, मेमोराइज भी कर सके। एटम के मैसेज को फाइंड कर सके, एटम के मैसेज को फाइंड कर सके और फिर उसको आसानी से क्या कर सके, मेमोराइज भी कर सके। ये फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा, इस चीज़ पे उन्होंने थिंकिंग स्टार्ट की। हमारे पास ब्रिटिश केमिस्ट थे एक, जिनका नाम क्या है, ब्रिटिश केमिस्ट है एक, जॉन डेल्टन। ब्रिटिश केमिस्ट है हमारे पास एक, जिनका नाम है जॉन डेल्टन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था रिलेटिव एटॉमिक मास का। उन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास का। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि मतलब आप किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हो जब आप उसको रिलेट करो किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट के एटम के साथ। क्या कहता है? उसने कहा कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हो, किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हो जब आप उसको क्या करो, रिलेट करो। जब आप उसको क्या करो, रिलेट करो स्टैंडर्ड किसी भी स्टैंडर्ड एलिमेंट किसी भी स्टैंडर्ड एलिमेंट के एटम के साथ रिलेट करो, तो तब आप उसका क्या कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो। ये किसने बात की थी? ये बात की थी जॉन डेल्टन ने, ये उसने बात की थी। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का जो है मास हमने कहा कि ग्राम्स या किलोग्राम्स में देखें तो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू आती है ना, तो ये हम मेजर नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ये इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना या मेजर करना इम्पॉसिबल काम है या इम्प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, तो जिसका हमने मास फाइंड करना है, उस एटम के मास को हम रिलेट करते हैं किसी स्टैंडर्ड या रेफरेंस एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, मेरे पास कोई भी एटम है, जैसे कि मेरे पास एटम है ए, और मेरे पास कोई भी एलिमेंट है। अब मैंने कहा मैंने इसका मास फाइंड करना है, मैंने इसका क्या करना है, मास फाइंड करना है। मुझे इसका मास नहीं पड़ता, तो मैंने इसको क्या करना होगा, मैंने इसको रिलेट करना होगा किसी ऐसे एलिमेंट के एटम के साथ। मैंने इसको रिलेट करना होगा किसी ऐसे एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, किसी ऐसे एलिमेंट के एटम के साथ रिलेट करना होगा जो कि क्या हो, एक मेरे पास स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करता हो। ठीक है, जो किसी स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करता हो, और उसको हमने स्टैंडर्ड भी ऐसे ना बनाया हो, स्टैंडर्ड बनाया हो तो उसके पीछे भी कोई रीजंस हो, कोई जरूरी वजूहात हो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको देने वाली हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास का। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो, लेकिन एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को डीप तरीके से समझ सकते हैं।
तो हमने कहा कि हम किसी ऐसा करते हैं कि हम किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं, फिर उसी के साथ हम दूसरे एलिमेंट का मास फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हमने कहा कि हम किसी ऐसे एलिमेंट को लेते हैं कि हम उसको स्टैंडर्ड लें, ठीक है। हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड लें, और उसको स्टैंडर्ड मानते हुए हम दूसरे एलिमेंट का क्या करें, दूसरे एलिमेंट्स का क्या करें, दूसरे एलिमेंट्स का हम लोग मास जो है वो फाइंड कर सकेंगे, मास जो है दूसरे एलिमेंट्स का फाइंड कर सकेंगे। ये हमारी सोच थी, सब हमारी सोच नहीं, मतलब साइंटिस्ट की सोच थी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए हम वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको वो ना समझेगा कि मैम जो है वो हमारी कह रही है सोच का, तो मतलब हमने ये हम सोच रहे हैं, हमसे मुराद ये था कि वो साइंटिस्ट सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उन्होंने किसको चूज़ किया, उन्होंने चूज़ किया हाइड्रोजन को। सबसे पहले उन्होंने किसको चूज़ किया, हाइड्रोजन को वो मैदान में ले आए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को वो मैदान में ले आए तो हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड के तौर पर ले लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के तौर पर लेना शुरू किया, यानी हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड के तौर पर जब लेना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा कि हम उनके पास कुछ क्या आ गई, उनके पास कुछ मुश्किलात आ गई। क्या मुश्किलात आ गई कि उन्होंने जब इसके हाइड्रोजन के साथ बाकी एटम्स को मेजर करना शुरू किया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया और उसके साथ बाकी एटम के मासेस को मेजर करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो बाकी एटम्स है ना, बाकी एटम्स, ठीक है ना, उन एटम्स का मास किस में आ रहा है, उन एटम्स का मास किस में आ रहा है, उन एटम्स का जो मास है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। उन एटम्स का मास किस में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शंस में आने लग गया है। बाकी एटम्स का मास जो है वो फ्रैक्शंस में आने लग गया है, जो कि एक बात अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इस आइडिया को उन्होंने क्या कर दिया, यानी हाइड्रोजन को उन्होंने लिया था, तो इस आइडिया को उन्होंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि उन्होंने अब हाइड्रोजन को छोड़ दिया कि अब हम हाइड्रोजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसके साथ जिस भी एटम का मास लेते हैं वो हमारे पास किस में आ जाता है, फ्रैक्शंस में आ जाता है, और फ्रैक्शंस में आना एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इससे काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, दूसरे एलिमेंट्स को लेना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर उन्होंने किसको लिया, उन्होंने फिर लिया ऑक्सीजन को, ठीक है। उन्होंने फिर किसको चूज़ किया, उन्होंने फिर चूज़ किया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का उन्होंने इंतखाब किया, ठीक है। उन्होंने फिर किसका इंतखाब किया, ऑक्सीजन का इंतखाब किया कि हम अब ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लेंगे, ऑक्सीजन को हम स्टैंडर्ड लेंगे, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लेके और इसी के साथ ही हम दूसरे एटम्स को क्या करेंगे, दूसरे एटम का मास जो है वो हम मेजर करना शुरू कर देंगे, दूसरे एटम का मास जो है वो हम मेजर करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो इससे भी हमारे पास क्या हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आने लग गई। तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन का आइडिया भी क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया कि अब हम ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कार्बन एलिमेंट को ले लें, कार्बन एलिमेंट के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, कार्बन एलिमेंट को लिया, ठीक है, कार्बन एलिमेंट को लिया और कार्बन एलिमेंट को उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कार्बन एलिमेंट के ना भाई क्या है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कार्बन एलिमेंट के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं उन तीनों में सबसे जो एबंडेंट है वो है कार्बन 12, यानी तकरीबन ये 98% प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तकरीबन 98% प्रेजेंट है और ये कलेक्टिवली दोनों तकरीबन 1% प्रेजेंट होते हैं नेचर में। अब कार्बन 12 की एबंडेंस भी ज़्यादा है और कार्बन 12 जो है वो स्टेबल भी है, मतलब ना ही इतना ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है। अब जैसे हम सोडियम का कहते हैं ना कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है और सोडियम है उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है, कहते हैं ना हम कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है और इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है, ताकि ये रिएक्ट ना कर जाए ना, इसकी हाईली रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कार्बन 12 जो है वो ना ही इतना ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही इतना कम रिएक्टिव है, और दूसरा ये इतनी ज़्यादा एबंडेंस में मौजूद है कि हम इसको आसानी से जो है ना इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या सोचा, अब हमने ये सोचा कि हम क्या, यानी कि हम क्या करेंगे, कार्बन 12 को यूज़ करेंगे, ठीक है, कार्बन 12 के आइसोटोप को हम यूज़ करेंगे, हम कार्बन 12 का आइसोटोप यूज़ करेंगे और कार्बन
कार्बन 12 के आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए हम बाकी एटम का जो मास है वो मेजर करेंगे। बाकी एटम का जो मास है वो हम क्या करेंगे, मेजर कर सकेंगे। ठीक है ना। तो अब किसी भी एलिमेंट के मास का अब किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को मालूम करना है तो उसको हम रिलेट करेंगे। ठीक है ना। मतलब आपने किसी भी एलिमेंट का, कोई भी मेरे पास एलिमेंट है उसके आपने एटम के मास को मेजर करना है। कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के मास को मेजर करना है। ठीक है। उसके एटम के मास को जब आपने मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए आप उसको किस चीज़ से रिलेट करेंगे, आप उसको रिलेट करेंगे कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम के साथ। कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम के साथ आप क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे। कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के साथ रिलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी अननोन एटम का जिसका आपको मास नहीं पता उसका मास आपको पता चल जाना है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको अभी दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल देनी है जो बहुत ही अच्छी सी एग्जाम्पल है और उसकी आपको आई होप बहुत ही अच्छी समझ आने वाली है। फर्ज करें, सपोज करें कि मेरे पास क्या है, एक तराजू है। ठीक है। मेरे पास क्या है, एक तराजू है और इस तराजू में क्या है, मेरे पास जो है एक इस साइड पे मैं वो बना रही हूँ, जगह बना रही हूँ और एक इस साइड पे जगह बना रही हूँ। दोनों में मैं क्या रहूँगी, एक साइड पे मैं बाट रख दूंगी। ठीक है। बाट वो होता है जो आपके पास मेन स्टैंडर्ड होता है और एक साइड पे मैं वो चीज़ रख दूंगी जिसको मैंने मेजर करना है। जैसे मैं गई हूँ दुकानदार के पास और दुकानदार को मैंने कहा है कि तुम मुझे एप्पल दो। उसको मैंने क्या कहा है, तुम मुझे एप्पल दो और एप्पल मुझे कितने दो, तुम मुझे 1 kg एप्पल दो। उसको मैंने कहा है मुझे 1 किलोग्राम एप्पल दो। उसने कहा ठीक है, 1 किलोग्राम एप्पल जो है वो 100 रुपए के मिलते हैं, तो मुझे 100 रुपए दोगी तो मैं तुम्हें ना 1 किलोग्राम एप्पल दे दूंगा। अब मैंने उससे कहा नहीं ठीक है, मुझे तुम 1 किलोग्राम एप्पल ना दो, तुम मुझे जस्ट एक ही एप्पल दो, सिर्फ एक ही सेब दो। अब वो कहेगा एक सेब कैसे दे दूँ, ये तो होता ही नहीं है कि मैं तुम्हें ना एक सेब उठा के दे दूँ। ये तो कोई मतलब ऐसे यूनिट ही नहीं है ना जिसके थ्रू मैं एक एप्पल को मेजर कर सकूँ कि एक एप्पल कितने वो। अब 1 किलो एप्पल जो है 100 रुपए की मिल रहे हैं। अब एक एप्पल तो वो कहेगा मैं तुम्हें मुफ्त में भी दे सकता हूँ, ऐसे भी चलो तुम ले जाओ, लेकिन एक एप्पल जो है ना उसको ना मैं तुम्हें ये नहीं करके दे सकता कि एक एप्पल इतने पैसे का है। इस किस्म का कोई हिसाब नहीं है ना। तो अब ना बाट वाले उसने क्या कहा कि इस तरह का कोई हिसाब नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खुद मेजर कर लेती हूँ कि एक एप्पल जो है कितने का आएगा और एक एप्पल का कितना जो है ग्राम होगा, एक एप्पल कितने ग्राम का होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो है साइड ली तराजू की, उस एक साइड पे मैंने क्या रख दिया, उस एक साइड पे मैंने रख दिया तरबूज। ठीक है। मैंने एक साइड ली, एक साइड मैंने ली और उस एक साइड पे मैंने क्या रख दिया, मैंने एक साइड पे रख दिया तरबूज। ठीक है। एक साइड पे मैंने तरबूज रख दिया और दूसरी साइड पे मैंने वो अपना एक एप्पल रख दिया जिसको मैंने क्या करना है, मेजर करना है। क्यों ना मैं एप्पल को जो है रेड कलर से बना लेती हूँ तो ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वही चीज़ लगे। तो एक एप्पल ले लिया और इस एप्पल को मैंने रखा एक साइड पे। ठीक है। और दूसरी साइड पे मैंने क्या रख दिया, दूसरी साइड पे मैं रख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, तरबूज है। ठीक है। ये मैंने दूसरी साइड पे क्या रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने रख दिया तरबूज। ये मेरा तरबूज रख दिया मैंने, सही है ना। तो ये मेरे पास तरबूज है। ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एप्पल है, यानी ये मेरे पास सेब है। अब मैं कहूँगी मैंने इस सेब को मेजर करना है कि मेरे पास सेब कितने ग्राम है, ये मेरे पास सेब क्या है, कितने ग्राम है। अब इस सेब को मैंने मेजर करना है, इसको ग्राम्स में मेजर करना है। दूसरी साइड पर मैंने तरबूज रख दिया। अब सपोज करें, फर्ज करें कि जो मेरे पास तरबूज है वो कितने ग्राम का है, तरबूज मेरे पास 60 ग्राम है। तरबूज मेरे पास कितना ग्राम है, तरबूज मेरे पास 60 ग्राम है। अब एप्पल कितने ग्राम है, एप्पल का जो ग्राम है वो मुझे नहीं पता। ठीक है। एक एप्पल का ग्राम मुझे नहीं पता। अब तरबूज जो है वो 60 ग्राम है। अब एक एप्पल की ग्राम पता करने के लिए इधर जो है वो लगी हुई होती है, ठीक है, समझे, एक नीडल लगी हुई है। ठीक है। जो चीज़ भारी होती है नीडल उस तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, सही है। अब होगा क्या, अब जैसे ही मैंने एक तरबूज जो है वो मैंने रखा एक एप्पल के साथ, तो नीडल जो है वो उसने किस तरफ डायरेक्शन शो किया, उसने डायरेक्शन शो किया किस तरफ, तरबूज की तरफ डायरेक्शन शो किया। क्योंकि तरबूज भारी है और सेब हल्का है तो तरबूज का पलड़ा जो है वो नीचे हो गया और जो सेब है उसका पलड़ा ऊपर उठ गया। ठीक है ना। कुछ इस तरह के, तरबूज का पलड़ा नीचे है और जो सेब का पलड़ा है वो ऊपर रह गया क्योंकि तरबूज भारी है। तो मतलब मुझे समझ आ गया कि तरबूज का वजन अभी एप्पल से ज्यादा है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं तरबूज को क्या कर दूं, तरबूज को मैं हाफ कर दूं। तो तरबूज को मैंने हाफ किया और फिर मैंने इसको इस बैलेंस के ऊपर रख दिया। फिर मैंने जब इसको बैलेंस के ऊपर रख दिया, क्योंकि अब एप्पल के लिए तो
तो कोई मेरे पास बार था ही नहीं ना कि किस बार से मैं मेजर करूंगी, किस स्टैंडर्ड से मैं मेजर करूंगी। 1 किलो का बार था, 2 किलो का बार था, 3 किलो का बार था। अब इसका तो कोई बार था ही नहीं कि एप्पल को मेजर कर सकूं, तो इसलिए एप्पल का बार नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको तरबूज के साथ मेजर करना शुरू कर दिया। अब इस हाफ पीस को उठा के मैं यहाँ रख दूंगी। इसको मैंने रखा तो फिर भी जो उसकी नीडल है वो उसने किस तरफ डिफ्लेक्शन शो की, वो अभी भी लेफ्ट साइड पे ही थी, यानी उसका अभी भी डायरेक्शन तरबूज वाली साइड पे था। यानी अभी भी मेरे पास तरबूज भारी है और तरबूज का वजन ज्यादा है और एप्पल का वजन कम है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो ये तरबूज है इसके मैं 4 हिस्से कर देती हूँ। इसके मैंने क्या कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। अब 4 हिस्से कर दिए और मैंने क्या किया, इसका जो 1/4 पार्ट था, 1/4 पार्ट यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है मैंने जाके इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, चौथा हिस्सा जाके मैंने इस बैलेंस के ऊपर रख दिया। जब मैंने बैलेंस के ऊपर रखा तो अभी भी मेरे पास जो डिफ्लेक्शन थी वो किसकी तरफ थी, अभी भी तरबूज की तरफ ही थी, तरबूज की तरफ जा रही थी। तो अभी भी मेरे पास तरबूज भारी है और सेब जो है वो हल्का है, यानी तरबूज का वजन जो है वो ज्यादा है और एप्पल का वजन जो है वो कम आ रहा है। अभी भी दोनों बराबर नहीं हुए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं कुछ यूँ कर लेती हूँ कि मेरे पास जो ये वो है क्या होता है तरबूज है, इसके मैं क्या कर लेती हूँ, इसके मैं ना तरबूज की क्या कर लेती हूँ, 12 हिस्से कर लेती हूँ। कितने हिस्से कर लेती हूँ, 12 हिस्से कर लेती हूँ। तो मैंने तरबूज के किसी ना किसी तरह क्या कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। मैंने तरबूज के कितने कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। और इसका जो 12, समझ लेना कि मैंने तरबूज के 12 हिस्से हुए पड़े हैं ना। ठीक है, मुझे पता नहीं है कितने हिस्से हो गए हैं, लेकिन समझ ले कि मैंने इसका 12वां हिस्सा लिया, यानी 12th पार्ट। इसका मैंने 12th पार्ट लिया और 12th पार्ट को आके इस तराजू के ऊपर रख दिया। इसके 12वें हिस्से को उठा के मैंने इस तराजू के ऊपर रख दिया। अब 12वें हिस्से को उठा के मैंने तराजू के ऊपर रख दिया। इधर मैं फिर से बना लेती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, आप लोग के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है ना, अब ये मेरे पास जो है, यहाँ मेरे पास एप्पल पड़ा है। ठीक है, यहाँ मेरे पास एप्पल पड़ा है, ये मेरे पास एप्पल है। और यहाँ पे आके मैंने सेब क्या कर दिया, तरबूज का जो है वो क्या कर दिया, समझिए ये मैंने इसका 12वां हिस्सा रख दिया है। जब मैंने इसका ये 12वां हिस्सा रख दिया तरबूज का, तो फिर क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और जो निडल है मेरे पास, जो मेरे पास ऊपर जो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, वो मेरे पास निडल क्या हो गई, वो मेरे पास अब बिल्कुल दरमियान में आ चुकी है। ठीक है, दरमियान में आ चुकी है, मतलब यूं डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, बिल्कुल दरमियान में आ चुकी है। पहले वो बिल्कुल तरबूज वाली साइड पे जा रही थी, वो जिस साइड पे वजन ज्यादा होता है उस तरफ जाती है। अब वजन बिल्कुल बराबर हो चुका है। जब मैंने क्या किया, इसका 12th पार्ट रखा, कितना पार्ट रखा, 12th पार्ट रखा, वो इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, तो अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। इधर वो क्या कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि मेरे पास जो वाटरमेलन था, मेरे पास जो वाटरमेलन था, वाटरमेलन, ठीक है ना, अगले पेज पे भी कर सकते, चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है। वाटरमेलन मेरे पास कितना था, 60 ग्राम था। वाटरमेलन मेरे पास कितना था, 60 ग्राम था। और मैंने इसके 12 हिस्से किए थे, 12 पीसेस किए थे। और 12 पीसेस का भी कितना वजन था, 60 ग्राम ही था। कोई 12 पीसेस करने से वजन थोड़ी कम हुआ, 12 पीसेस सारे कलेक्टिवली पड़े हों, 12 पीसेस का वजन 60 ग्राम ही है। अब मैंने एक पीस का वजन कैलकुलेट करना है, तो 12 को 60 के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 12 जो है वो 60 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इनको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा। यानी 1 पीस का वजन क्या आ जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी एक पीस का वजन कितना आ गया, 5 ग्राम आ गया। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास सेब का वजन कितना है, तकरीबन 5 ग्राम है, क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए। ये भी 5 ग्राम, ये भी तरबूज का जो 12वां हिस्सा है वो भी 5 ग्राम का है, और जो सेब है वो भी 5 ग्राम का ही है। तो दोनों बराबर हो गए। इस तरह मेरे पास सेब का जो पीस था उसका वजन मेरे पास आ गया है 5 ग्राम। ठीक है ना, तो मैंने तरबूज का 12वां हिस्सा लिया और यहाँ मैंने सेब रखा और इन दोनों को मेजर किया, तो 5 ग्राम आया और दोनों जो है वो बैलेंस हो गए। तो इससे हमें क्या सीखने मिला, अगर आपको ये वाला सारा कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो फिर आपके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि जो कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 है, कार्बन 12 है, उसके जो एक एटम है, कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका जो मास है वो कितना है, कार्बन 12 का जो एक एटम है, एक एटम है, उसका जो मास है वो है 12 AMU। ठीक है, 12 AMU या 12 U भी बोल सकते हो, यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो। अब जो है यूनिफाइड मास यू का टर्म यूज करते हैं, AMU पहले यूज करते थे ज्यादा, अब यू का यूज करते हैं, यूनिफाइड मास यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये है कार्बन के जो है ना एक एटम, कार्बन 12 के एक एटम जो है उसका मास है 12
AMU, ठीक है ना। तो अगर हमने 1 AMU बताना है ना, 1 AMU, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको नीचे 12 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/12, ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, 1 AMU क्या कह रहा है हमारे पास कि, तो ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है 1 MU हमारे पास क्या कहता है, 1 MU हमारे पास कहता है कि कार्बन 12 आइसोटोप लो, उसके एक एटम लो और उस एक एटम का क्या कर लो, उस एक एटम का जो 12वां हिस्सा है ना वो क्या कहलाता है, वो 1 AMU कहलाता है। यानी कार्बन 12 आइसोटोप लो, ठीक है, उसका एक एटम लो, उसका एक एटम लो, उस एक एटम का क्या कर लो, 1/12 पार्ट कर लो, 1/12 पार्ट है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो 1 AMU के इक्वल होगा। तो ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट है। बिल्कुल इसी तरह मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप ना किसी भी दुकान से शुगर लेने जाते हो ना, तो वो क्या करता है, आपके पास ना, मैं आपको इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ। ये आपके पास तराजू है, ठीक है ना, एक तराजू में उसने क्या रखी, चीनी रखी, ठीक है, शुगर रख दी, ठीक है ना, और दूसरे तराजू में उसने क्या रख दिया, बॉट रख दिया, और वो बॉट कितने का था, वो बॉट था फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम का था, 1 किलोग्राम का था, ठीक है ना, 1 किलोग्राम का उसने बॉट रख दिया, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मतलब ये कि चीनी आपने 1 किलोग्राम इसमें डाल दिया, इसलिए तो ये दोनों बराबर हो गए, निडल बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करती हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऐसे फर्जी तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, कार्बन एलिमेंट है, मेरे पास ये क्या है, कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ठीक है ना। अब एक कार्बन एलिमेंट लिया और इसके मैंने क्या कर दिया, बाहर से कर दिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही इसको आपने समझना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं कार्बन के जो है ना 12 हिस्से कर दूंगी, ठीक है, 12 हिस्से कर दूंगी, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 और इस तरह ये 6, 12 हिस्से मैंने कार्बन के कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन 12 हिस्से हो गए। और इसका मैंने क्या ले लिया, मैंने इसका 12वां हिस्सा ले लिया, कौन सा मैंने इसका हिस्सा ले लिया, मैंने इसका 12वां हिस्सा ले लिया, कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा, यानी ये वाला, मैंने इसका 12वां हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा मैंने इसका ले लिया। और ये जो इसका 12वां हिस्सा है ना, 12th पार्ट, ठीक है, ये कार्बन का क्या मैंने हिस्सा लिया, तो ये मैंने इसका 12th पार्ट ले लिया, और इस 12th पार्ट को मैंने क्या रखा, इस फिजिकल बैलेंस वेइंग मशीन में रख दिया, कौन सी मशीन में रख दिया, इस वेइंग मशीन में रख दिया, यानी एक तराजू में रख दिया, ठीक है, ये एक जगह पे ये रख दिया, ठीक है, और एक जगह पे मैंने कोई दूसरी चीज रख दी, ठीक है। अब ये मैंने एक मशीन ली है, ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हो, तराजू कह सकते हो, ठीक है। अब इस तराजू में मैंने क्या किया, एक जगह पे मैंने ये हिस्सा रख दिया, ठीक है, कौन सा हिस्सा रख दिया, 12वां पार्ट रख दिया कार्बन का, ठीक है ना, 12वां पार्ट रख दिया। अब ये कार्बन है और इसका मैंने कौन सा पार्ट रख दिया, 12वां पार्ट रख दिया है, इसको मैं फिल कर देती हूँ लाइन से, ठीक है। ये कार्बन का कौन सा पार्ट है, 12th पार्ट है, ठीक है। अब ये मैंने कार्बन का क्या कर दिया है, 12th पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है, सही है, 12th पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ में मैंने क्या रख दिया है, मैंने हाइड्रोजन रख दिया है, साथ में मैंने क्या रख दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल रख दिया। मुझे नहीं पता इसका वजन कितना है, मुझे हाइड्रोजन का वजन नहीं पता। अब मुझे पता है ये जो 12 पार्ट है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है मेरे पास 1 AMU के बराबर। ये किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए, तो मतलब मेरे पास ये हाइड्रोजन भी किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है, हाइड्रोजन भी किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है, अगर ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो तब मैं कहूंगी हाइड्रोजन 1 AMU के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो मतलब मेरे पास क्या है, ये 1 AMU के बराबर ही है। इधर मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दे के समझा सकती हूँ। जैसे मेरे पास, मैंने फिर से इस मशीन को लिया, ठीक है, मैं मशीन का टर्म बार बार यूज कर लेती हूँ, तराजू यूज कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या ले लूँ, यहाँ मैं ले लेती हूँ एक क्या है मेरे पास, ये एक AMU वाला ले लिया, कार्बन का 12वां पार्ट ले लिया, यानी 1 AMU ले लिया, ठीक है, मैंने 1 AMU ले लिया। ये कितना है, ये जस्ट
1 AMU है, ठीक है। ये कितना है, ये जस्ट 1 AMU है। मैंने 1 AMU ले लिया है, ठीक है। इधर मैंने दूसरी साइड पे हीलियम रख दिया है, ठीक है। अब हीलियम का मुझे पता है ना कि हीलियम जो है ना उसका मास नंबर जो है वो कितना है, 4 AMU है, ठीक है, 4 AMU है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट 1 AMU रखा है, मैंने इस पे और कितने रखने हैं, जस्ट 1 AMU रखा है, मैंने इस पे 4 AMU और रखने हैं। ये 3 हो गए और एक और भी रख लेती हूँ यहाँ पे 4, ठीक है। 4 AMU रख दिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 AMU मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैंने जब सिर्फ 1 AMU रखा था ना, ठीक है, तब ये बैलेंस नहीं हुआ था। जस्ट 1 AMU रखा था तब ये बैलेंस नहीं हुआ था, ठीक है। इसके साथ 1 AMU रखने से बैलेंस नहीं हुआ। जैसे ही 4 मैंने और रखे ना, ठीक है, तकरीबन अब ये कितने हो गए, 4 AMU हो गए। ये सारे अब कितने हो गए हैं, 4 AMU हो गए हैं, क्योंकि इसका वजन भी क्या है, 4 AMU है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एक वेइंग स्केल बना लेते हैं, ठीक है। उस स्केल में हम देखते हैं, इस तरह हमने एग्जाम्पल ले ली है। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं रख लेती हूँ एक और AMU का स्केल। जैसे मैंने इसमें रख दिया है 16 AMU, मैंने रख दिया है इधर 16 AMU, और इधर मैंने क्या रख दी है, ऑक्सीजन रख दिया है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन भी 16 AMU के इक्वल होती है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इधर भी मैंने 16 AMU यूनिट्स रख दिए हैं, इधर मैंने 16 AMU रख दिए हैं, तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो किसके इक्वल है, 16 AMU के ही इक्वल है। चले, पहले मैंने 4 AMU रखा, ऑक्सीजन इससे बैलेंस नहीं हुई। फिर मैंने 5 AMU रखा, इस ऑक्सीजन इससे बैलेंस नहीं हुई। फिर 10 रखा, फिर 15 रखा, जैसे 16 रखा मैंने, 16 AMU रखा, तो ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि इसका भी वजन 16 AMU है, क्योंकि ये इसके साथ अब क्या कर गई है, बैलेंस कर गई है। तो 1 AMU होती किसके इक्वल है, 1 AMU होती है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल, ठीक है ना। यानी 1 AMU हमने कहा कि इक्वल होती है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। और 1 AMU होती किसके इक्वल है, असल में 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -24 ग्राम के इक्वल होती है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।